आज हम इतिहास का कोई बोरिंग चैप्टर नहीं, बल्कि एक ऐसी थ्रिलर फिल्म देखने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फिल्म का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जब अपने देश के लिए छाती ठोक के जय हिंद बोलने वाली फीलिंग अंदर से आती है ना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। आज जो हमें फ्रांस, जर्मनी, इटली दिखते हैं, साल 1848 से पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। हर तरफ सिर्फ जालिम राजाओं का राज था। फिर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने राजाओं की गद्दी पलट दी। कहानी के पहले सीन में एक पेंटर की एंट्री होती है। साल 1848 में फ्रांस का एक पेंटर था, फ्रेडरिक सोर्यू। इस बंदे ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसे देखकर राजाओं को मिर्गी के दौरे आने लगे। सोर्यू ने अपनी पेंटिंग में एक सपना दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के सारे लोग, चाहे अमीर हों या गरीब, हाथों में अपने देश का झंडा लिए स्वतंत्रता की देवी के सामने कतार लगाए खड़े हैं। और सबसे कड़क सीन पता है क्या था? उस मूर्ति के पैरों के पास राजाओं के मुकुट और बेड़ियां टूटकर कचरे की तरह बिखरी पड़ी थीं। सोर्यू का ये एक यूटोपिया था, यानी एक ऐसा सुंदर सपना जो उस समय हकीकत में मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इसने जनता के अंदर आज़ादी की आग लगा दी। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े एक्शन सीन पर। साल 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये वो मोड़ था जहां जनता के सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने राजा को लात मारकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब जनता को एक करना था, तो नए नए पैंतरे चले गए। पहला नारा दिया गया ला पैट्री यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक। दूसरा, राजा का पुराना झंडा उखाड़कर फेंक दिया गया और नया फ्रांसीसी तिरंगा आया। तीसरा, आंतरिक टैक्स खत्म करके पूरे फ्रांस में एक जैसी नापतौल व्यवस्था लागू की गई। और चौथा, क्षेत्रीय बोलियों को बंद करके फ्रेंच को पूरे देश की राष्ट्रभाषा बना दिया गया। ये राष्ट्रवाद की पहली ऐसी दहाड़ थी जिसकी गूंज से पूरा यूरोप कांप उठा। जब फ्रांस में उथल पुथल मची थी, तभी एंट्री होती है इतिहास के सबसे बड़े बाहुबली की, नेपोलियन बोनापार्ट। साल 1799 में इस बंदे ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। इसने लोकतंत्र को तो खत्म कर दिया, लेकिन साल 1804 में ये लेकर आया नेपोलियन कोड यानी नागरिक संहिता। बोर्ड एग्जाम के लिए ये पॉइंट बिल्कुल रट लेना। नेपोलियन ने साफ कह दिया कि जन्म के आधार पर किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कानून के सामने सब बराबर हैं। उसने किसानों को जमींदारों की गुलामी से आज़ाद कराया और पूरे देश में एक जैसी करेंसी चलाई। लेकिन भाई, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शुरुआत में तो लोगों ने नेपोलियन का स्वागत मसीहा की तरह किया, लेकिन जल्द ही पासा पलट गया। नेपोलियन को पूरा यूरोप जीतना था, इसलिए उसने टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी और नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगा। नतीजा, जो जनता उसे पूज रही थी वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। अब थोड़ा उस जमाने के समाज को समझते हैं। उस समय यूरोप में दो ही तरह के लोग थे। एक थे कुलीन वर्ग, जो मुट्ठी भर अमीर थे, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे और रौब झाड़ने के लिए फ्रेंच बोलते थे। दूसरी तरफ थी गरीब जनता। लेकिन तभी फैक्ट्रियों के आने से एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, नया मध्यम वर्ग। इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील और व्यापारी थे। इन्होंने कहा, हमें आज़ादी चाहिए और विशेषाधिकार बंद होने चाहिए। इसी वर्ग के बीच उदारवादी राष्ट्रवाद यानी आज़ादी के विचार फैलने लगे। व्यापारियों की इसी तड़प से साल 1834 में प्रशा नाम के राज्य की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना, जिसका नाम था जोल्वेराइन। इससे पहले अगर आपको व्यापार करना होता तो 30 से ज़्यादा तरह की करेंसी झेलनी पड़ती थी और हर जगह टैक्स देना पड़ता था। जोल्वेराइन ने आते ही 29 मुद्राओं को खत्म करके सिर्फ 2 कर दिया और सारे टैक्स वाले बैरियर तोड़ दिए। इसने पूरे देश को आर्थिक रूप से एक कर दिया। तो भाइयों और उनके दोस्तों, ये था यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 1। नेपोलियन का गेम ओवर कैसे हुआ और उसके बाद कौन सा नया विलन आया, ये सब हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में, जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अरे सुनो सुनो, इतनी देर तक तुम्हारा दिमाग चाटने और कीमती टाइम लेने के लिए दिल से सॉरी भाई। कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर इस भाई की मेहनत की और इस माफ़ी की थोड़ी भी कदर है, तो वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उस पर अपने राष्ट्रवाद का हथौड़ा मारो, उसे ग्रे कर दो और वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ठोक दो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।